तो हमने ये प्रश्न पूछा, आर ईएमएफ एंड वी ऑलवेज इक्वल? और मेरा उत्तर है यस, दे आर ऑलवेज इक्वल। दे आर ऑलवेज इक्वल। सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो भी केमिकल इलेक्ट्रोलाइट वगैरह डालते हैं तो उसका कोई रोल नहीं होगा इंटरनल रेजिस्टेंस को क्रिएट करने। उसके थ्रू जो चार्ज का मूवमेंट होगा तो वो भी तो डिपेंड करेगा ना सर, कि जैसे चार्ज फ्लो हो रहा है, अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो जब जिस भी पाथ से वो जा रहा है कोई भी इलेक्ट्रोलाइट क्यों ना हो, वो भी तो एक पैरामीटर बनेगा ना करंट को कम करने का या वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को कम करने का, नहीं बनेगा सर। ओके कोई पैरामीटर तो होना चाहिए ना। ओके ओके, तो यानी उसमें जो अंदर में जो लिक्विड है जिसके थ्रू जा रहा है वो अपना एक रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है जिसको हम इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब ये बताइए कि ये है वो अंदर वाला रेसिस्टेंस, ऐसे ही बनाते हैं ना फोटो में, ऐसे बनाते हैं ना, और लेकिन बैटरी के टर्मिनल्स यहाँ और यहाँ है। तो आपका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो भी बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड है। मतलब जैसे टर्मिनल्स जहाँ से हम मेजरमेंट करें उसके अंदर वो काउंटेड है, हाँ उसके अंदर है ना, तो वो इंटरनल रेसिस्टेंस जो है उन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच में है, और एक्सटर्नल जो रेसिस्टेंस लगाओगे वो भी उन्हीं दो के बीच में लगाओगे, तो मतलब दे आर इन पैरेलल। वेट 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 वेट, अगर इसको आप इतनी आसानी से स्वीकार कर रहे हो, नहीं पैरेलल नहीं है, नहीं है, लेकिन वो एक ही जगह से जुड़े हुए, एक ही टर्मिनल से जुड़े हुए। पैरेलल में क्या होता है, एक रेसिस्टेंस के दोनों किनारे एक साथ, दूसरे के दोनों किनारे एक साथ। यहां भी नहीं है, ये जो टर्मिनल्स है एक्सटर्नल भी उसी में जुड़ रखे, इंटरनल भी उसी में जुड़ रखा है, सो दे आर इन पैरेलल। और कैसे देखो, नहीं 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 ऐसा नहीं देखते हम, भी सेम है कि नहीं है वो तो हम कभी नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इस पे और इस पे बराबर इसलिए है कि ये दोनों ऐसे जुड़े हैं। जो करंट उसमें से जा रहा है वही करंट इसमें से जा रहा है। हाँ तो सीरीज में हुआ ना। तो देखो क्या है, देखो क्या है कि इंटरनल रेसिस्टेंस मैंने बोला कुछ होता नहीं है, वाकई कुछ नहीं होता। चूंकि आप जब करंट निकालते हो तो उसमें से ड्रॉ करते हो तो आप पाते हो कि जब करंट नहीं निकाल रहे थे उस समय यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहे थे तो ज़्यादा मिल रहा था, करंट निकाल दिया तो कम हो गया। तो आप कहते हो कि क्यों कम हो गया, अंदर में इंटरनल रेसिस्टेंस है और उसमें ड्रॉप हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, ऐसा ऐसा कुछ उसको बोल के कहते हैं। मेरा कहना है कि आपके केमिकल्स कमज़ोर हुए हैं, आपका केमिकल रिएक्शन उस करंट को निकाल देने के कारण से उतना सेपरेशन मेंटेन नहीं कर पा रहा है जितना उसको करना चाहिए था। आप तेजी से करंट निकाल रहे हो तो केमिस्ट्री को और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, केमिकल रेट्स और ज़्यादा होने चाहिए था कि उसको हम कंपनसेट कर पाते। अगर मेरे रिएक्टेंट्स कमज़ोर हुए हैं, अगर मेरे रिएक्टेंट्स यूज्ड अप हो गए हैं और वो रेट उतना नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी उतना ही पैदा कर पाएंगे। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस घटने का कारण किसी इंटरनल रेजिस्टेंस में से वो करंट बह गया है वो नहीं है, बल्कि आपके केमिकल रिएक्शंस कमज़ोर हुए हैं वो। ओके, सो द इंटरनल रेजिस्टेंस इज ए मॉडल. I'm not against using that equation. If that equation helps me in making calculations, I'm fine with this. कि आप मानते हैं कि EMF तो बदला नहीं, आप मानते हैं कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम की चीज़ बैठी हुई है वहाँ पे, और जब आप करंट बहाते हो, ज़्यादा करंट बहाते हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस में ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा घट जाता है टर्मिनल्स के बीच में। If you are comfortable with this, I am also comfortable with this, I will use it.
हमें कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल्स हमेशा किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सरल करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था हम सोचते हैं। ओके, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग मॉडल्स। हर चीज़ के मॉडल होते हैं, हर चीज़ के। अब ये जो आपका ये होता है टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, इसका भी एक मॉडल है जो हम लोग करते हैं, बट दिस मॉडल इज रॉन्ग। ये मॉडल से जब चलते हैं, जो हम लोग का नॉर्मल मॉडल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये जो नॉर्मल कंडक्शन का जो हमारा मॉडल है, जैसे हम सब वो निकालते हैं, रेसिस्टिविटी का क्या फार्मूला, कंडक्टिविटी का क्या फार्मूला, उस मॉडल से अगर आप चलेंगे तो आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस लीनियर नहीं मिलेगा। इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर केल्विन, इस मॉडल से चलेंगे तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें पता है कि रेसिस्टेंस जो बढ़ता है टेम्परेचर के साथ में वो लीनियर बढ़ता है, वो स्क्वायर रूट ऑफ टी के अनुसार नहीं बढ़ता है। लेकिन मेरा मॉडल, तो मुझे पता है कि हाँ मॉडल था ना, तो गलती होगी। जहां काम कर जाए वहां बल्ले बल्ले, जहां नहीं काम करे वहां उसको धीरे से छुपा देना, उस मॉडल को यूज मत करना। बोर्स मॉडल है, कितना पढ़ाते हैं हम लोग बोर्स मॉडल। इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूमता है, सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन सर्कल में नहीं घूमता है। केमिस्ट्री के लोगों को पूछोगे तो एकदम ही कहेंगे अरे क्या बात करते हो, उस सर्कल में घूमता तो बॉन्डिंग कैसे होती है। और वो पी इलेक्ट्रॉन्स का जो ऐसा वाला चित्र बनाते हैं, ऐसा वाला, एक बैलून इधर एक बैलून इधर, वो कैसे बनाते भैया? सर्कल में घूमते तो कैसे बनाते? और डी का वैसा कैसे बनाते? और वो न बनाते तो वो उसका जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल ज्योमेट्री और टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री, जो मॉलिक्यूल्स के शेप होते हैं, कहाँ से मिलते? तो मुझे पता है कि वहाँ मेरा मॉडल काम नहीं करेगा, तो हम वहाँ कहते हैं नहीं नहीं, वो तो पी का ऐसा ऑर्बिटल होता है, डी का वैसा होता है, भूल जाओ सर्कल। लेकिन जब मुझे निकालना रहता है हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स, तो हम कहते हैं हाँ हम निकालते हैं ना, देखो कितना बढ़िया मॉडल है हमारा, खट 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 खट, -13.6, -3.4, -1.5, फट 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 निकालते। नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग ए मॉडल, बट यू मस्ट नो दैट मॉडल इज ओनली ए मॉडल। हाँ, भारती कुछ कह रहे। सर क्या हम ये कह सकते हैं कि जब बैटरी से कुछ कनेक्टेड नहीं है तो जो केमिकल रिएक्शंस अंदर है वो आराम से चार्ज को सेपरेट रखे हुए हैं। हमने कोई कंडक्टिंग वायर अगर लगाई तो अब वो खींच सकती है, भाई वो कंडक्टिंग है, तो केमिकल्स तो उतने ही हैं, हम केमिकल्स तो नहीं इंक्रीज कर पा रहे, केसिंग बंद है। करेक्ट। तो जब केमिकल्स नहीं इंक्रीज हो रहे हैं पर उसका काम बढ़ जा रहा है, करेक्ट, तो वो काम रेट कमजोर हो जाएगा, रेट स्लो हो रहा है, वो यस कमजोर हो जाएगा। करेक्ट। जो पहले सेटिस्फाई था नहीं, वो अब सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो वो नए इक्विलिब्रियम पे सेटिस्फाई करेगा, हाँ, वो इक्विलिब्रियम डाउन हो जाएगा, लेकिन नए इक्विलिब्रियम पे फिर दोनों बराबर हो पर जाएंगे, वो पहले से कम तो पहले से कम हो जाएगा। यस, वेरी अगर मच। हम किसी तरह उस केसिंग में और केमिकल डाल हाँ, उसी को चार्जिंग करना कहते हैं, चार्जेबल बैटरी में यही करते हैं हम। ओके, ऑलराइट, ठीक, चलो। हमें एक बहुत प्यारी सी बात बतानी है यार, टाइम तो उसके लिए हमें थोड़ा सा, अच्छा इसको मैं स्किप करता हूँ, इसको मैं थोड़ा कुछ चीज़ों को, हाँ ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं। जब हम एक, वही सेम सर्किट है मेरा, एक बैटरी, कनेक्टिंग वायर्स और रेसिस्टेंस, ऑलराइट। तो हम कहते हैं ना बैटरी की एनर्जी कम हो रही है जैसे जैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, बाद में केमिस्ट्री उसको वापस ठीक कर देगी उस एनर्जी को, लेकिन बैटरी की एनर्जी कम कर रहे हैं, और इस तार में हम एनर्जी भेज रहे हैं, इस रेसिस्टेंस में हम एनर्जी भेज रहे हैं, रेसिस्टेंस मेरा गर्म हो रहा है, उसमें थर्मल एनर्जी बढ़ रही है, वो सब हो रहा है। तो बैटरी की एनर्जी कम हो रही है, यानी बैटरी की एनर्जी कहाँ जा रही है? उस रेसिस्टर में जा रही है, और हीट के रूप में, थर्मल एनर्जी के रूप में वो हमें वापस मिल रही है। उसी से हम अपना पानी गर्म करने वाला जो वाटर हीटर है, इमर्शन रॉड है, वो चलाते हैं। हमारा फिलामेंट बल्ब होता है, उसमें यही होता है कि हमारा सोर्स जो है वहाँ की एनर्जी से वो जलता है। नाउ माय क्वेश्चन विल बी कि ये जो एनर्जी का फ्लो है, इसकी एनर्जी कम हुई है, यहाँ से एनर्जी चली है,
और रेसिस्टेंस में पहुंची है, उसका रास्ता क्या है, बैटरी से उस रेसिस्टर तक एनर्जी के जाने का रास्ता क्या है, किस रास्ते से गई है। और हम ये मानेंगे अपने डिस्कशन में कि कनेक्टिंग वायर्स आर थिक इनफ, दे आर वेरी थिक, तो इसके अंदर में रेसिस्टेंस बहुत ही नेग्लिजिबल है। और यहाँ पे अच्छा खासा है, इसे थिन वायर, तो यहाँ अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। तो बैटरी से चलकर एनर्जी रेसिस्टर तक पहुंची किस रास्ते से? वायर के रास्ते से पहुंची, पॉजिटिव से चली और नेगेटिव में घुसी क्या? नहीं, हर जगह ड्रॉप हुई। ये जो एनर्जी बैटरी में है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी किधर जा रही है? नहीं जाती है, यहाँ तो पहुंच गई ना। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हुआ ना, वही पोटेंशियल डिफरेंस जब चार्ज को फ्लो कराएगा तब एनर्जी ड्रॉप। हाँ, लेकिन वो एनर्जी आई का, एनर्जी का तो कंजर्वेशन होना चाहिए ना, और कंजर्वेशन मुझे दिख रहा है, मेरी बैटरी की एनर्जी घट रही है और मेरी रेसिस्टेंस की एनर्जी बढ़ रही है। अगर हम इसे लेते हैं, किसकी एनर्जी घटी? अगर हम इसको एनर्जी बोलें तो किसको? जिसको आप एनर्जी बोल रहे हैं, एनर्जी भैया जो जूल में नापी जाती है वही एनर्जी होती है। नहीं नाप रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल की तरफ अगर जाएगी, ये हम बोलेंगे। तो ये हम तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बात गलत है। यहाँ से यहाँ पहुँचने का रास्ता बता दो ना। थ्रू वायर ना, ऐसे चल के एनर्जी ऐसे चल के यहाँ पहुँची। अब सर ये बात जानते क्या हम लोग किस बात पे डिस्कस कर रहे हैं? खाना खाया, पेट के अंदर गया, अब आप हमसे पूछ रहे हैं कि सर पे कैसे आई एनर्जी? ये एनर्जी गोस थ्रू ब्लड पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, जहाँ वो कंज्यूम होगी हमारा, ठीक है, थ्रू ब्लड वो पूरे बॉडी में फैला हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एनर्जी जाने का डायरेक्शन क्या है, एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन क्या है? एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन, एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन में क्यों आप हमसे पूछ रहे हैं? अरे पत्थर तो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन लुढ़का देते हैं तो एक ही दिशा में चलता है ना। हाँ, तो ये वही तो यहाँ भी कर रहे हैं ना, उसको हमें बैटरी से वहाँ तक पहुँचाना है, पत्थर को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना है। पत्थर अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एक जगह की कम हो रही है, एक जगह की बढ़ रही है, तो देयर हैज टू बी सम ट्रांसमिशन लाइन। सर वहाँ पे पहुँच रही है ना, वो है चार्ज, वहाँ है चार्ज को पहुँचाने का रास्ता आपने बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब ये चार्ज रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो जबरदस्ती करेगा, तब वहाँ पर एनर्जी ड्रॉप होगी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। ओके, वेट, इसका मतलब है कि यहाँ से जो चार्ज चला था बैटरी से, उसकी एनर्जी ज़्यादा थी, और जब रेसिस्टेंस में, जब बैटरी में पहुंची तो ड्रॉप हो गया। सर एनर्जी ज़्यादा हम बोली नहीं, ड्रॉप हुआ ना, चार्ज के पास कोई एनर्जी नहीं है। अच्छा, एनर्जी किसके पास है? हाँ, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं यही बोलने वाला हूँ अभी आगे। चार्ज के पास एनर्जी नहीं है, मैं ये कहने में तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि चार्ज के पास एनर्जी नहीं है, ओके, लेकिन हाँ, लोगों को कितनी खुशी होती है ये सुन करके, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आप कहें तो बहुत अच्छी बात है। अभी आपने ड्राइविंग फोर्स एक वर्ड यूज किया, ड्राइविंग फोर्स, that force is going to drive the charge, and when this in the battery only, the battery as well as in no, वहाँ कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, वहाँ कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे, बैटरी के अंदर में ही केवल ड्राइविंग फोर्स है। तो इलेक्ट्रिकल बोला था मतलब वो क्या था? बैटरी के अंदर में चार्ज सेपरेशन के कारण से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपना धंधा कर रहा है, वो है वो एफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि ड्राइविंग वाले को अप्रोच कर रहा है। अच्छा सुनो तो मजा आएगा। अगर आप लोग इलेक्ट्रिक करंट वाले डायरेक्शन पूछ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है वही एनर्जी का भी डायरेक्शन हो जाएगा। वेरी गुड। अब होता क्या है, मैं थोड़ा सा फास्ट होऊंगा, यहाँ पे 12:30 बज गए हैं। कितने बजे तक का है? अच्छा, 1:30 बजे तक का है। ओके, गुड, वेरी गुड, तब तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ
ये जो एक वायर से करंट जा रहा है, हमने कहा कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि उसको लेके जा रहा है, ड्राइव कर रहा है करंट को, है ना। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो ड्राइव करा रहे हैं ड्राइविंग वास्ते से। इस वायर के बाहर में भी फील्ड है क्या? जस्ट बाहर में है, किधर डायरेक्शन? ये वायर है, ये वायर है ये पूरा, और इसके अंदर में ये करंट आई ऐसे है। तो हम कहते हैं कि हाँ एक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसने कि इन इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट कराया है और उससे करंट है। क्या इसके ठीक बाहर, तार के ठीक बाहर यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? किस डायरेक्शन में? ये फील्ड किसने लाया? किसने लाया? किसने बनाया? वो जो सरफेस पे चार्ज हैं उन्होंने बनाया, है ना। तो ऐसा हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे वायर पे जो चार्जेस हैं वो ऐसे 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 हैं और फिर इधर आके नेगेटिव हो गए, ग्रेडियंट होना है ना। कांस्टेंट डेंसिटी का चार्ज आप कहीं भी ऐड कर सकते हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के असर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमने मान लो वो कांस्टेंट हटा करके करेंगे तो, और होना भी है, बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव में टोटल मिलकर 0 होना है, तो एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे जिसका ग्रेडियंट उसके ज्योमेट्री के अनुसार बदलेगा, और लेकिन बैटरी तक आते आते उधर में नेगेटिव होगा। तो एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहाँ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। वहाँ पॉजिटिव क्यों आएगा? नेगेटिव रख दें, नेगेटिव भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर मैं नेगेटिव रखूंगा तो हमारा चित्र ऐसा बनेगा। हाँ, हमारा नेगेटिव अगर रखेंगे तो वो इधर को फील्ड लाना है, तो हमारा क्या होगा? इधर में डेंस और डेंस और डेंस और डेंस और डेंस और डेंस और डेंस होना पड़ेगा। ओके, तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड है। गुड, वेरी गुड, बढ़िया। अच्छा, इसका जो कोई पैरेलल में भी कंपोनेंट होगा क्या, कि केवल वो परपेंडिकुलर ही कंपोनेंट होगा? हाँ, करंट है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ वायर के बाहर के बिंदु पे पैरेलल कंपोनेंट, बाहर वायर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या उसका कंपोनेंट अलोंग द वायर भी है या केवल परपेंडिकुलर टू द वायर है? पैरेलल वाला 0 हो जाता है, उसी को कहते हैं कि पैरेलल में कोई कंपोनेंट नहीं है। पैरेलल कंपोनेंट 0 हो जाता है। सर वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। अगर हम बोलते हैं कि पैरेलल कंपोनेंट दैट्स अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन चार्ज इज नॉट मूविंग। जब चार्ज मूव नहीं करेगा तब सरफेस पे फील्ड लगेगी, ये बोल। और अगर सरफेस में फील्ड है तो चार्ज फ्लो करना चाहिए, चार्ज फ्लो कर रहा है। मैं बाहर की बात कर रहा हूँ ना, अब यहाँ तो चार्ज है ही नहीं फ्लो करने के लिए। यहाँ चार्ज कहाँ, यहाँ तो स्पेस है। हाँ, मेटल के वायर के ठीक ऊपर चार्ज है ही नहीं। वो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर ऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। मैं वही पूछ रहा हूँ सर, उसमें ग्रेडियंट है तो पैरेलल होगा सर। अगर ग्रेडियंट ना होगा तो फिर नहीं होता। ग्रेडियंट की वजह से है सर। देखिए, अगर प्रदीप जी कह रहे हैं कि अगर आपके वायर के सरफेस के ऊपर, इसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्म ये चार्ज होते हैं, यूनिफॉर्म,
बोर्ड पे बना रहा हूँ, ये सिलेंड्रिकल वायर समझिएगा, सभी तरफ है ना, ये सिलेंड्रिकल वायर है, ओके, ये सिलेंड्रिकल वायर आप इसको ले लीजिए, और ये जो है इसके बाहर की मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले, और इस वायर के सरफेस पे, इसके सरफेस पे चार्जेस हैं, हम लोगों ने इसकी बात कर ली, यही वाले चार्जेस अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहे हैं जो वहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ड्राइव कर रहे हैं। क्या यही चार्जेस इस वायर के बाहर भी फील्ड बना रहे हैं क्या? और बना रहे हैं तो क्या इस मेटल के परपेंडिकुलर बना रहे हैं या किसी एंगल पर बना रहे हैं जिसका इधर भी कंपोनेंट है और इधर भी कंपोनेंट है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। देखो प्रदीप जी कह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ यूनिफॉर्म होता, ये सब जगह एक ही जैसी चार्ज डेंसिटी होती, तो यस, यहाँ जो है वो परपेंडिकुलर ही होता, क्योंकि सिमेट्री की बात है। किधर झुकाएं, इधर झुकाएं कि इधर झुकाएं, दोनों तरफ एक ही जैसा है तो नहीं झुकेगा, कहीं नहीं झुकेगा, वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर ग्रेडियंट है, अगर एक साइड में चार्जेस ज़्यादा हैं, उसका लगातार उसकी डेंसिटी घट रही है, तब तो कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तब उसको मेटल के नॉर्मल होना जरूरी नहीं है। मेटल के भीतर में करंट है, मेटल के सरफेस के ऊपर में चार्ज डेंसिटी है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, जिसमें ग्रेडियंट है। एक तरफ आपकी जैसे ऐसे आगे बढ़ रहे हैं, मान लो चार्ज डेंसिटी घटती जा रही है, अब ये नॉर्मल होना जरूरी नहीं है। इधर अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये आपको इस तरफ को एक कंपोनेंट देगा, इधर वाला उसको, उस कंपोनेंट को नलीफाई नहीं करेगा। सो बाहर में भी जो फील्ड है, हम अपने पुराने फिगर पे जा रहे हैं, यहाँ ज़्यादा डेंसिटी है और फिर ये डेंसिटी कम होती जा रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है। कहीं जा करके खासकर बैटरी के नेगेटिव के पास जाते जाते नेगेटिव भी होने ही वाला है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका इधर भी एक कंपोनेंट है, ये भी, तो इसका एक्चुअल फील्ड कुछ ऐसा टेढ़ा होगा, इधर भी कंपोनेंट होगा और इधर भी कंपोनेंट होगा। और ये जो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो शुद्ध रूप से पैरेलल टू द वायर है यहाँ पे, और ये वाला जो कंपोनेंट है बाहर वाला, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, ओके। अगर ये करंट नहीं जा रहा होता तो अंदर में फील्ड जीरो होता, बाहर में भी फील्ड जीरो होना है, बराबर होना है, अंदर जीरो तो बाहर भी। लेकिन अंदर अगर हमने करंट बहाया हुआ है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उसको ड्राइव कर रहा है, तो जितना अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक उतना ही बाहर में टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, ऑन टॉप ऑफ दैट नॉर्मल कंपोनेंट अलग से होगा। नहीं करेंगे, सरफेस से कोई चार्ज फ्लो नहीं करता, सरफेस के चार्जेस बने रहते हैं क्योंकि उनको लगातार उतना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में मेंटेन करना है। सरफेस चार्जेस की आवश्यकता इसलिए है कि वो अंदर में, वायर के अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करके रखे, जिससे हमारा ड्रिफ्ट होता रहे और हमारी करंट बहती रहे। सरफेस के चार्ज बहेंगे नहीं, सरफेस के चार्ज जहाँ जितने हैं उतने पड़े रहे, और वो सरफेस के चार्जेस ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहे हैं, और वही सरफेस के चार्ज मेटल के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर रहे हैं। क्योंकि जब है सरफेस पे बैठे हुए तो उधर क्यों नहीं करेंगे फील्ड, जरूर करेंगे, है ना। और उसका एक टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होगा, क्योंकि इधर के चार्जेस ज़्यादा मजबूत हैं, इधर घटते जा रहे हैं, तो एक टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होगा और वो बराबर होंगे। और ये बराबर क्यों होते हैं, उसके लिए आपके पास में एक, आपने पढ़ा होगा कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, उसमें अगर आप ऐसा E.dl बनाइए, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना, E.dl, ऐसे ही परिभाषा किया था ना हमने, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और सबको जोड़ते जाइए, यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ सबको जोड़ते चले जाइए, तो इसको जीरो होना चाहिए। उसी पॉइंट पे दोबारा आ गया, हाँ, तो
जो जितना पोटेंशियल यहाँ उतना ही पोटेंशियल फिर से भी यहाँ, तो जीरो होना चाहिए उसको। ओके, तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास में ये वाली सिचुएशन है और हम केवल इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट ही केवल प्लॉट करेंगे। अगर मान लीजिए कि हमारे पास में ये वायर है और उस वायर के अंदर में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और बाहर में एक टेंजेंशियल कंपोनेंट है, जस्ट बाहर में एकदम सट करके अंदर, सट करके बाहर, और यहाँ पे मैंने एक लूप बना दिया, ऐसा एक लूप बना दिया और उस लूप पे हम अपना एरो लगा रहे हैं, ऐसे। अब डीएल को देखिएगा, डीएल वेक्टर है, उसका डायरेक्शन यहाँ दाहिनी तरफ, यहाँ दाहिनी तरफ, यहाँ ऊपर की तरफ, यहाँ बाईं तरफ, डीएल यहाँ बाईं तरफ, यहाँ नीचे। और इसको तो हम स्क्वीज करके जीरो ही बनाने वाले हैं, जस्ट बाहर और जस्ट भीतर। इस पर तो कुछ होने वाला नहीं है, इन्हीं दोनों पर होने वाला है। अगर टोटल को जीरो होना है तो जितना यहाँ से यहाँ जाने में ईडीएल बनेगा उतना ही यहाँ से यहाँ जाने में भी ईडीएल बनना चाहिए, और सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, क्योंकि डीएल पलट रहा है। डीएल वेक्टर यहाँ ऐसे है, डीएल वेक्टर यहाँ ऐसे। सेम डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रख के अपोजिट डायरेक्शन में रख देंगे तो इधर से पॉजिटिव मिला, उधर से भी पॉजिटिव मिल जाएगा, जीरो होना। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, और जितना नीचे अंदर में ईडीएल है उतना ही टोटल वहां बाहर में भी होना चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड्स बराबर होने चाहिए। टेंजेंशियल कंपोनेंट बाहर में और भीतर में तो है ही उसी डायरेक्शन में, इनको मैग्नीट्यूड में बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन में भी सेम होना चाहिए। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू बी, टेंजेंशियल कंपोनेंट हैज टू बी कंटिन्यूअस ऑल द टाइम, अंदर बाहर दोनों तरफ। याद रखिए, इसको यूज करना है मुझे। ओके, ये बता दीजिए ई डॉट सरफेस लाइन इंटीग्रल ई डॉट डीएल की वैल्यू जीरो क्यों लेते हैं? ओके, जीरो क्यों होनी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर जीरो नहीं होगी तो जिस पॉइंट से मैंने शुरू किया था और फिर उसी पॉइंट पे पहुंच गए, मैथमेटिक्स बोल रही है ना? हाँ, मैथमेटिक्स बोल रही है। मैथमेटिक्स से दोस्ती करो ना, भागते क्यों मैथमेटिक्स? हम यूज करेंगे, पहले फिजिक्स तो पता चले। हाँ, फिजिक्स तो है ना, इसके पीछे फिजिक्स क्या है? हाँ फिजिक्स है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर ऐसा है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगर है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से नहीं बनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस से बनी है, तो उनका नेचर ऐसा है, यही फिजिक्स है कि उसमें आपका पोटेंशियल डिफाइन किया जा सकता है। ओके, जब कभी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पॉइंट सोर्स होता है और वो उसी कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का नेचर है कि उसको आप वी पोटेंशियल के टर्म्स में बोल सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल बना सकते हैं, और एक पॉइंट पर जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल वहाँ रहेगा। इसलिए क्योंकि वी डेल्टा वी बना रहा है, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं उसी पॉइंट से उसी पॉइंट तक, इसलिए वो हाँ, उसी पॉइंट से उसी पॉइंट तक पहुंच रहे हैं, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस टोटल जीरो होना चाहिए। ये पोटेंशियल डिफरेंस का ये एक्सप्रेशन, हाँ, सेगमेंटल। कर ओके, तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब राइट, अब हम इस चित्र पर आ रहे हैं। देखिएगा इस चित्र। अच्छा, इसके पहले हमें कुछ और बातें करनी पड़ेगी। सो ये हो गया। अब इसको देखिएगा कि हम एक सिचुएशन आपको दे रहे हैं। अब आप लोग को भूख भाग लग गई होगी, मुझे पता है, लेकिन हमें दोबारा ऐसा मौका मिलने वाला है नहीं। ओके, अब देखो, अगर यहाँ पे चार्ज Q है, मान लो Q चार्ज, Q1 चार्ज यहाँ है और Q2 चार्ज यहाँ है, ये एक सिचुएशन है। ओके, हम कहते हैं टेकिंग सम जीरो समवेयर ऑफ एनर्जी, हम कहते हैं कि इसकी जो एनर्जी है इस सिस्टम की, इट इज Q1
इस सिस्टम की एनर्जी K Q1 Q2 बाई R, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि इसका सेपरेशन बढ़ा दिया और एक दूसरी सिचुएशन बना दी, ये Q1 तो यहाँ यहीं पर है और Q2 को हम यहाँ पे ले गए, एनर्जी घटी की बढ़ी, घटी ना। अब वो जो Q था वो तो Q ही है, Q1 जो था वो Q1 ही है, Q2 जो है तो Q2 ही है, उसको खिसकाया ही तो है हमने। तो Q में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, Q में तो Q1 Q2 में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, जैसे पहले थे वैसे ही अब ये थोड़ा खिसका दिया है स्पेस में। क्या बदल गया? फील्ड बदल गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस अब अलग हो गए हैं। पहले जहां जितना फील्ड था अब वहां उतना फील्ड नहीं है, उससे कम या ज्यादा हो गया या डायरेक्शन बदल गए। तो क्या बदला है? फील्ड। क्या नहीं बदला है? चार्ज। क्या बदला है? एनर्जी। एनर्जी बदल गई ना। तो एनर्जी कहां थी? फील्ड में थी। फील्ड बदल गया, एनर्जी बदल गई। चार्ज में तो कुछ है ही नहीं, चार्ज तो जैसा था वैसा है, यहां से उठा के वहां रख दिया। तो द एनर्जी इज रिजाइडिंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम करते भी हैं, कैपेसिटर के चैप्टर में हम पढ़ाते भी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी पढ़ाते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी की डेंसिटी हम बताते हैं हाफ, ऐसा बताते हैं ना। तो हम कोई नई अजूबी बात नहीं है, हम बकायदा पढ़ाते हैं कि जो कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लेट्स के बीच में, तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर में इतनी एनर्जी है, तो फील्ड में एनर्जी है। इसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में है कहीं पे, तो हम बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के भी में भी एनर्जी है, और वो एनर्जी है कितनी? हाँ, v² और μ0, हाँ ऐसा कुछ, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी होती, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर एक साथ हो जाए तो एनर्जी ट्रैवल भी करती है। हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में यही होता है। वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, वी हैव मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी ट्रैवल करती है, और एनर्जी के चलने की जो दिशा होती है, हाँ बताइए। जो रेडिएशन है हमारा, मान लीजिए ऐसे, ये है डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लाइट आ रही है, ऑलराइट, एंड देन वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके परपेंडिकुलर है हमारा मैग्नेट, ऐसे ही होता है ना, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऐसा है, माने एनर्जी उस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है। और आप देखो E क्रॉस V करो, क्रॉस प्रोडक्ट करो इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, आपको प्रोपगेशन का डायरेक्शन मिल जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं, वो जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करती है, राइट। अब हम वापस आ रहे हैं अपने वायर के ऊपर, और पहले सबसे पहले बैटरी पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बैटरी पर बात करेंगे, और बैटरी का हमारा मॉडल है, और वो मॉडल कुछ ऐसा है कि जो बैटरी है वो हम सिलिंड्रिकल उसको मानते हैं कि सिलिंड्रिकल बैटरी है, एक साइड पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक साइड नेगेटिव चार्जेस हैं। ऐसा मैंने जो चित्र बनाया है उसमें हमने किधर रखा है पॉजिटिव, हमने इधर पॉजिटिव रखा है। चलो हम इधर ही पॉजिटिव ले लेते हैं ताकि हम अपना चित्र देख के उससे सहायता प्राप्त कर सकें, ठीक है। ये हमारे यहाँ इसके अंदर में है, और ये कनेक्टेड है, करंट ऐसे जा रहा है और इधर से ऐसे आ रहा है, और यही करंट ऐसे इधर भी जा रहा है, ओके, ठीक है। और जब
ये हैं, ये जो चार्जेस हैं, इसके कारण से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, होगा ना ऐसा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा ना, ये चार्जेस पॉजिटिव यहाँ है, नेगेटिव यहाँ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऐसा होगा। यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो इसके ठीक बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही मिलना चाहिए ना हमें, क्योंकि कहीं पर भी आप भीतर बाहर करते हैं तो टेंजेंशियल कंपोनेंट मस्ट रिमेन द सेम, और यहाँ खाली टेंजेंशियल ही है ना। तो अब जो है हमारे जितना अंदर में फील्ड है उतना ही बाहर में भी फील्ड है, उसी डायरेक्शन। फिर करंट भी तो है ना, सर्किट कंप्लीट है, मेरा करंट चल रहा है, करंट कैसे जा रहा है? दाहिने से बाएं, ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है। तो ऐसे अगर करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा? ठीक बाहर में। ऐसा करंट जा रहा है राइट टू लेफ्ट, इनसाइड बनेगा। तो यहां पे जो बनेगा इनसाइड का मतलब है ऐसा वाला बनेगा, ठीक है ना, इनसाइड। और यहां कैसा बनेगा? यहां, हाँ, क्योंकि वो फिर ऐसा पलट करके उंगलियां घूम जाती है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां ऐसा बनेगा। और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा? यहां पे ऐसा बनेगा क्या? ऐसा बनेगा ना, ये B मेरा ये है और E मेरा ये है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा ही है सब जगह पे। तो अंदर बाहर टेंजेंशियल कंपोनेंट सेम होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। अब ऊपर में जरा देख के बताइएगा E क्रॉस B का डायरेक्शन किधर है? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और वो है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, अंदर की तरफ ऐसे भीतर। एनर्जी का फ्लो इधर होगा, बैटरी में से एनर्जी इधर निकलेगी, दिस इज योर एनर्जी। और यहां बताइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है, E क्रॉस B का डायरेक्शन नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और ये इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर, E क्रॉस B कीजिए नीचे, यानी आपकी बैटरी से जो एनर्जी निकल रही है वो इधर निकल रही है, 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 तार में नहीं जा रही है। बैटरी की एनर्जी घट रही है, कहां जा रही है? स्पेस में जा रही है, तार में नहीं जा रही है। ओके, अब इसके दूसरी तरफ आप देखें, ये तो बैटरी का काम हो गया। अब हम, हाँ जी, अभी एक एक करके चलते हैं, अभी पहले इस पर आते हैं। अब ये पॉजिटिव साइड में मान लीजिए मेरा कनेक्टिंग वायर है, और कनेक्टिंग वायर होने का मतलब है, और कनेक्टिंग वायर बिल्कुल जीरो, ऑलमोस्ट जीरो रेसिस्टेंस का है, खूब मोटा ताजा आपका कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है। करंट तो है, लेकिन चूंकि यहां रेसिस्टेंस नहीं है, तो आपको याद है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, करंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, लेकिन जो रेसिस्टेंस है वो आपको ध्यान होगा, हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और जो उस एक्सप्रेशन से जो रेसिस्टिविटी निकालते हैं वो उसमें सामने में एक ई रहता है कुछ। चूंकि यहाँ पे मेरा रेसिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे मुझे वो ड्राइव करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा वहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, जहाँ कम रेसिस्टेंस होगा वहाँ कम लगेगा रेसिस्टिविटी। चूँकि यहाँ पे मैंने इसमें रेसिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है। तो जब अंदर नहीं है तो बाहर भी नहीं है, ठीक है, अंदर नहीं है तो बाहर भी नहीं है। सरफेस पे चार्जेस होने की भी जरूरत नहीं है, जब अंदर में फील्ड ही नहीं बनाना है तो सरफेस पे चार्जेस भी क्यों आएंगे, ठीक है। तो वैसी हालत में अगर हम देखते हैं, वैसी हालत में अगर हम देखते हैं
में ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट होना है ना, ग्रेडियंट बनाना है, उसको वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, तो यहाँ से और वहाँ तक चार्जेस होंगे। यहाँ पे ग्रेडियंट नहीं होगा तो चार्जेस होंगे यहाँ पे, कुछ कुछ चार्जेस यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो ऐसा होगा, और यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड, फिर से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस बार अंदर की तरफ होगा। ठीक है, ये ओके। देयर इज नो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टेंजेंशियल कंपोनेंट हैज टू बी कंटिन्यूअस। भीतर में चूंकि हमने कहा कि साहब इसमें रेसिस्टेंस नहीं है, हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं रेसिस्टेंस को, तो अंदर में मुझे ड्राइव करने के लिए, VD लाने के लिए मुझे नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए। रिलैक्सेशन टाइम उसका इन्फिनिट कर लो, जैसे भी करके सोचो आप। तो अंदर में नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, टेंजेंशियल कंपोनेंट भी नहीं है ही, तो बाहर का भी टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। इसको केवल ऊपर की तरफ होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, और वो चार्ज वहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वो यूनिफॉर्म होना चाहिए ताकि अंदर में फील्ड नहीं पैदा करे। ओके ना, आप बताओ E क्रॉस B किधर है? ये है E और ये है B, ये है E और ये है B। E से B को कर रहे हैं, इधर होना चाहिए, ऐसे, हाँ ऐसे होना चाहिए। मैं थोड़ी इसके पास में बना हूं, ये सब हटा देता हूं यहां से। अब एनर्जी का फ्लो दिखा रहे हैं आपको, यहां पे ऐसे जा रही है एनर्जी, ये है एनर्जी, ये है एनर्जी, ऐसे जाए, बाहर बाहर से चल रही है, भीतर से नहीं चल रही है। इसके बीच में अपना टेढ़ी मेढ़ी होगी, यहां से ऐसा वैसा कुछ कुछ करेगी, कुछ कुछ करेगी। Connecting wire, if you assume that your connecting wires are very thick, resistance is negligible, एनर्जी का फ्लो जो है उसके सहारे सहारे बाहर से हो रहा है, उसके अंदर से नहीं हो रहा है। एनर्जी इज कंटेन्ड इन द फील्ड, याद रखना, एनर्जी इज कंटेन्ड इन द फील्ड। कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, वो डिसाइड करेगा कि एनर्जी किधर जाएगी किधर नहीं जाएगी। वो फील्ड के डायरेक्शंस हम लोग कर रहे हैं, वहाँ से हम देख रहे हैं बैटरी से तो रेडियली निकलती है, जब कनेक्टिंग वायर में आती है तो जंक्शन पे कुछ होता होगा, उसके बाद फिर से वो उसके बाहर बाहर से चलती है, पैरेलल पैरेलल चलती है आउटसाइड द वायर। ओके, फिर आता है मामला दूसरे साइड का। दूसरे साइड का मामला आता है नेगेटिव साइड का। सोचो, इस साइड का सोचो, इस साइड का सोचो, इस साइड में, यहां पर सोचो। यहां पे अगर आप देखते हैं तो क्या बात बन रही है, चार्जेस इधर चूंकि पॉजिटिव है तो इधर फिर नेगेटिव हो जाएंगे। ऐसे होगा ना, पूरा यहां से वहां तक का सोचोगे तो पॉजिटिव के साइड से पॉजिटिव, फिर जहां जरूरत होगी ग्रेडियंट की अपना ग्रेडियंट बनेगा, फिर अंत में नेगेटिव होकर के यहाँ पे मिला। सरफेस चार्ज है, ये फ्लो नहीं कर रहे हैं, ये बैठे हुए। अब यहां जब है तो इस बार यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है इधर, और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उसी डायरेक्शन में है, करंट ऐसे ही जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी उधर है। तो क्या हो गया एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन, दाहिनी तरफ। तो इस वाले वायर पे एनर्जी का फ्लो जो है वो ऐसे हो रहा है, ऐसे, दिस इज द एनर्जी फ्लो। तो बैटरी के पॉजिटिव के साइड से भी एनर्जी बाहर जा रही है, ऑफ कोर्स रेडियल जा रही है, लेकिन अंत में वो कनेक्टिंग वायर के सहारे जा रही है, और उधर से भी नेगेटिव से भी उधर ही जा रही है। ओके, बैटरी से जो दो पॉजिटिव और नेगेटिव से जो तार निकले हैं, उन तारों के पास देखेंगे कि फील्ड कैसे है, ईबी किधर है, किधर जा रहा है। तो ऐसे जा रही है एनर्जी, इधर वाली एनर्जी ऐसे बैटरी से दूर जा रही है, इधर वाले ऐसे बैटरी से दूर जा रही है, वायर के बाहर बाहर, वायर के बाहर बाहर, ऐसे दोनों साइड से नेगेटिव से भी एनर्जी निकल रही है। इस साइड कनेक्टिंग वायर सोच रहा हूं, जब निकल रही है उस समय तो खैर रेडियल निकल रही है, लेकिन थोड़ा हट जाओ, इसके साइड वाले वायर में देखोगे तो इधर, इसके साइड में देखोगे तो उधर। और ये जब रेसिस्टेंस, दोनों तरफ से एनर्जी ऐसे जा रही है स्पेस में, जब रेसिस्टेंस पे पहुंचेंगे तो क्या होगा देखो आप
अब देखो अब क्या होगा जब हम यहाँ से रेसिस्टर पर पहुंचेंगे। यहाँ मेरा पतला वायर है, ये मेरा पतला वायर है, ये इधर का मोटा वायर ऐसे आया, इधर का मोटा वायर मेरा ऐसे आया, ये बीच में पतला वायर है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो रहा है रेसिस्टर पर। अब हम देखना है, अब रेसिस्टर जब आ गया है तो वहाँ पे मेरे को, यहाँ मान लीजिए मेरे को ऐसे, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, इधर आके नेगेटिव हुए, और ये मोटा तो बनाना ही पड़ेगा मुझे। तो इस तरह से चार्जेस आ गए और इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना, तो यहाँ भी इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा। करंट अब कैसे जा रहा है? अब करंट ऐसे जा रहा है, करंट अब ऐसे जा रहा है। ये देखो बैटरी के पॉजिटिव से निकला था और मैंने यहाँ पे रेसिस्टेंस पे पहुंच गए हैं, करंट अब ऐसे जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा? बाहर की तरफ बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा, ठीक है। और ये जब बनेगा तो इतने से देखना, जरा पहले इतने से देख लेना, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी नाउ? इधर इधर डाउनवर्ड, तो ये इधर की तरफ, ये एनर्जी का फ्लो इधर की तरफ हो रहा है। बट एट द सेम टाइम आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ चार्जेस आएंगे ना, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो यहाँ पे चार्जेस आएंगे, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा वाला भी कंपोनेंट है, ओके। इस कंपोनेंट से सोचिएगा ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर की तरफ करंट उधर था, यस हाँ, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। इससे आप देखिए, इससे किधर बनाइए क्रॉस बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और ये बाहर की तरफ राइट में, यानी ये भी कंपोनेंट है एनर्जी का। तो एनर्जी का एक अंदर की तरफ घुसने वाला कंपोनेंट है और एक वैसा कंपोनेंट है। तो जब आप उसका बनाएंगे रिजल्टेंट तो एनर्जी आपकी ऐसे घुसेगी, एनर्जी आपकी ऐसे घुसेगी, ऐसे घुसेगी, ऐसे घुसेगी, ऐसे घुसेगी, इधर वाली एनर्जी ऐसे घुसेगी, ओके। ऐसे ऐसे रेजिस्टर में घुस रही है एनर्जी बैटरी के दोनों साइड से कनेक्टिंग वायर के पैरेलल बाहर बाहर चल रही है, और जब रेसिस्टर के पास पहुंच रही है तो टेढ़ी होकर के रेसिस्टर के अंदर एनर्जी घुस रही है। ये एनर्जी है जो इसमें हीट प्रोड्यूस कर रही है, ये एनर्जी है जो H बराबर I²RT कर रही है, ठीक है ना। ओके, सो आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर।